Today we have gathered for this important event, which we are calling the Citizens Dialogue. Today's talk is the first deliberation in this series. On behalf of the Center for Studies of Plural Societies, I want to welcome today's speaker, Shri Abdul Khalik, who is a prominent and respected member of the Parliament from Barpeta, Assam. Abdul Khalik represents the interests of his constituents and works tirelessly to address their concerns and needs at the national level. Throughout his political career, Khalik has been affiliated with the Indian National Congress, through which he has championed various social and political initiatives. As a MP, Abdul Khalik has demonstrated a strong commitment to public service and has actively been involved in shaping policies that promote the welfare and development of his constituents and the nation. After earning his degree from Bongaigaon College, he pursued a master's in Assamese literature in Guwahati University. Subsequently, he furthered his education by obtaining another master's, this time in international relations. He has been vocal on issues related to education, healthcare, infrastructure, and rural development, striving to bring positive changes to the lives of the people he serves. It's a great honor to have you at CSPS today, sir. थैंक यू। मैं हिंदी में बोलेंगे जरूर। तो देखिए, मैं आसाम से आता हूँ और आसाम नॉर्थ ईस्ट में है, सबको पता है। और आसाम ऐसा एक राज्य स्टेट जो स्टेट लगभग 4 दशक, आप लोगों को पता है, एक मूवमेंट हुआ था फॉर फॉरेनर डिपोर्टेशन। आसाम के कुछ लोगों को मानना है, कुछ लोग कहते हैं वहाँ 40 लाख विदेशी है और कुछ लोग कहते हैं 70 लाख है, कुछ लोग और ज्यादा कहते हैं, कुछ कम कहते हैं। तो वहाँ 1979 से 85 एक मूवमेंट हुआ था और 85 में राजीव जी के साथ एक अकॉर्ड हुआ था विद एजुकेशनिस्ट, जिसको हम लोग असम समझौता या असम अकॉर्ड कहते हैं। और उस अकॉर्ड में कहा गया था जो 25 मार्च 1971 के बाद जो आया इंडिया के बाहर से, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको जाना होगा। और पहले जितना लोग आया वो लोग यहाँ रहे। हमारा संविधान 1987 का पहले हमारा संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था काट ऑफ ईयर क्या हो। 1987 में जिन लोगों का यहाँ जन्म हुआ इस धरती पर, सारे लोग सिटीजन, या जिसका पिता माता यहाँ का सिटीजन है, सारे का सारे यहाँ का सिटीजन। जब आसाम एकॉर्ड साइन हुआ उसके बाद हमारे जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 उसमें अमेंडमेंट लाया गया। उसमें कहा गया, पहला अमेंडमेंट इन 1987 कहा गया कि पेरेंट का एक एटलीस्ट सिटीजन होना। उसके बाद दोबारा आसाम में, क्योंकि वो इशू जिंदा था, दोबारा आसाम में इतना बड़ा एजुकेशन तो नहीं हुआ लेकिन एज इशू जिंदा था, तो वहाँ 2004 में दोबारा अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट में कहा गया एक होने से नहीं होगा, दोनों पेरेंट का दोनों सिटीजन होना का तभी आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन आसाम ऐसा एक राज्य है, इस सारे के बावजूद वहाँ स्पेशली बंगाली स्पीकिंग पीपल, हिंदू और मुस्लिम दोनों, इन लोगों का नागरिकता के ऊपर डाउट था। और ये बंगाली स्पीक कोई बाहर के दुनिया के कोई दूसरे हिस्से से नहीं आए, ये ज्यादा से ज्यादा ईस्ट बंगाल, जब एक टाइम में इंडिया के हिंदुस्तान के पार्ट था, जो हिंदुस्तान का हिस्सा था, जो आर्स 12 बंगाल था, एक प्रदेश। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है 1905 से 1911 तक आसाम और बंगाल एक प्रोविंस था और इसको रूल करते था ब्रिटिश रूल में चीफ कमिश्नर, बंगाल एंड आसाम प्रेसिडेंसी। तो हाँ, एक बात सही है कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश आया था 1757 में, लेकिन आसाम में ब्रिटिश का एंट्री हुआ, अंग्रेजों का एंट्री हुआ 1826 में।
1826 तक आसाम ब्रिटिश इंडिया में भी नहीं था, और जहां तक हिस्ट्री कहते हैं असम कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। ये सच है, महाभारत का युद्ध, वहां के हमारे राजा भगदत्त, उन्होंने कौरवों के लिए अपने सेना भेजा था। और हमारे जो मणिपुर, अभी जो मणिपुर जल रहा है, वो मणिपुर का एक बेटी को भीम ने शादी किया था, जिसको बेटा बब्रुवाहन, चित्रांगदा मणिपुर के लड़की था। तो ऐसा कनेक्शन था। लेकिन आसाम 1826 के पहले, ये मुगल का जमाना में हो या हिंदू राजा के जमाने में हो, आसाम कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। लेकिन 1826 में एक यंडाबू ट्रीटी हुआ, क्योंकि वो अहोम किंगडम जो था, वो किंगडम के ऊपर मान बोल के, अभी जो म्यांमार, इन लोगों ने वहां अटैक किया था, और उससे बचने के लिए जो अहोम किंगडम, ये लोग ब्रिटिश का हेल्प लिया था। तब एमंग मान एंड ब्रिटिश एक ट्रीटी हुआ था, जिसको हम लोग यंडाबू ट्रीटी कहते हैं। तो वो ट्रीटी के बाद असम इंडिया के हिस्सा बन गए, तो अलग बात। तो ये बंगाली स्पीकिंग लोगों का ऊपर ये डाउट था, ये अत्याचार भी था, और काफी मूवमेंट हुआ था। आसाम का एक एकेडमिक यार सारे लोग का, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, बंगाली असमीज का बात नहीं है, सारे स्टूडेंट का एक साल बर्बाद हो गया था, स्पेशली 1979 एंड 80, क्योंकि कोई भी स्कूल में, कॉलेज में एग्जाम नहीं हुआ था उस मूवमेंट के लिए। तो उसके बाद ये अकाउंट हुआ, लेकिन ये इशू सॉल्व नहीं। और 1981 में जब आसू ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ये लोग जब उस टाइम का प्रधानमंत्री इंदिरा जी को मेमोरेंडम दिया था, उस मेमोरेंडम में कहा था कि एनआरसी अपडेट होना चाहिए, एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो आसाम में, हिंदुस्तान में मुझे लगता है कहीं एनआरसी नहीं, लेकिन आसाम में 1951 में भी एनआरसी हुआ था। एक्चुअली वो एनआरसी नहीं है, लेकिन एक रजिस्ट्रार बने था, क्योंकि वो एक बॉर्डर स्टेट भी है, और आसाम के एक हिस्सा सिलेट डिस्ट्रिक्ट, ये इस पाकिस्तान का हिस्सा बने थे। और हमारे जो पहला स्पीकर आसाम असेंबली का, बाबू बसंत कुमार दास, तो बाबू बसंत कुमार दास पार्टीशन के बाद, क्योंकि वो सिलेट से था, वो वहां चला गया, वो हिंदुस्तान में नहीं रहा, चला गया। लेकिन आसाम में बहुत लोग बोलते हैं हाँ मुस्लिम आबादी बाहर गया, लेकिन आसाम का जो पहला प्रीमियर ब्रिटिश रूल में, वो कोई हिंदू नहीं था, सर सैयद सदुल्ला वाज प्रीमियर। ही वाज फ्रॉम आसाम वैली मुस्लिम पार्टी, बाद में वो मुस्लिम लीग में ज्वाइन किया। तो ही वाज द फर्स्ट प्रीमियर, पहला प्रधानमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री कहते थे। तो वो पट था। तो लेकिन ये इशू सॉल्व नहीं हुआ। वो एजीपी जो आंसू लोग अपना पार्टी बनाया, एजीपी प्रफुल्ल मोहन जी दो दफा मुख्यमंत्री बने, लेकिन इशू सॉल्व नहीं हुआ। सारा देश में जब वोटर आईडी कार्ड शुरू हुआ, असम में शुरू नहीं हुआ। इसलिए शुरू नहीं हुआ था, उस वहां आंसू के हमारे जो स्टूडेंट्स बॉडी, उनका कहना था इस इलेक्टोरल रोल में सारे फॉरेनर का नाम है, इसलिए वो वहां वोटर आई कार्ड इशू नहीं होना चाहिए। वो वोटर आई कार्ड प्रैक्टिकली 2004-5 में इशू हुआ, जो सारा देश में 90s में इशू हुआ। ये बड़ा मुद्दा। तो इशू चल रहा था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का यहाँ सरकार बने, और वहां आसाम में तरुण गोगोई जी का सरकार बने। ये दो सरकार ने डिसाइड किया आंसू के साथ बातचीत करके कि एनआरसी को अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी एनआरसी बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। तो ये आसाम से शुरू हुआ था। वो तो एनआरसी ऑन द बेसिस ऑफ 1971, और आसाम में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्शन नहीं था कि 71 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकॉर्ड सारे लोग मान लिया था। माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी हो, आसामीज, बंगाली, हिंदू स्पीकिंग, सब लोगों को मानता है ठीक है ये 71। इवन बीजेपी, आसाम असेंबली बीजेपी भी ये मान लिया। तब शुरू हो गया। शुरू होने के बाद वहां दोनों पक्ष में, सिर्फ एक पक्ष नहीं कहेंगे, माइनॉरिटी में भी थोड़ा रिजनमेंट था, मॉडलिटीज लेके, और आंसू के बारे में भी थोड़ा रिजनमेंट था। तो अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस आ गया। सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग में तरुण गोगोई रहते हुए काम शुरू, और फाइनली ये एनआरसी ड्राफ्ट केम अप इन 2008। केंद्र में भी बीजेपी का सरकार, राज्य में भी बीजेपी का सरकार। और जब
ये ड्राफ्ट निकला, ड्राफ्ट से 40 लाख लोगों का नाम ड्रॉप। और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी बड़े गला से कहा हमने इतना लोगों विदेशी को निकाल लिया, क्योंकि उनको मानना था 40 से 70 लाख विदेशी है, और उनको ये सोच था कि सारे मुस्लिम निकलेगा। लेकिन आसाम का जो ये अलग है, आसाम में और एक इशू है डी वोटर, वो मैं बाद में आएंगे। तो ये जो ड्रॉप हुआ उसके बाद शुरू हुआ, ठीक है दोबारा करो। जिन लोगों का नाम ड्रॉप हुआ 40 लाख, उसको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करने के दिया। तो 4 लाख लोगों ने अपना क्लेम नहीं दिया क्योंकि उनके पास कागजात नहीं था। तो 4 लाख लोग खुद को एज सिटीजन क्लेम नहीं किया, तो 4 लाख नाम ड्रॉप हुआ। जब फाइनल लिस्ट निकले, अब ये सरकार, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम और भारतीय जनता पार्टी ये एनआरसी को नहीं मान रहा है, लेकिन जो फाइनल लिस्ट निकला 31 अगस्त 2019 19 लाख लोगों का नाम ड्रॉप हुआ, 19 लाख। और ये 19 लाख में 4 लाख लोग ने अप्लाई नहीं किया, क्लेम नहीं किया एज सिटीजन, हो गया। और बाकी जो 15 लाख नॉर्मल सोच होते हैं जो मुसलमान होगा, क्योंकि माइग्रेंट्स मुसलमान एक परसेप्शन है मुसलमान। मेरे पास जो आंकड़े हैं, इसमें बंगाली हिंदू होगा लगभग 7 लाख, 6,90,000, 7 लाख। ये 15 लाख में नहीं, ये 19 लाख से, लेकिन 19 लाख से 4 लाख को निकाल लेना होगा। आपको गोरखा जो नेपाली लोग हैं, ये होगा लगभग 85,000। असमीज स्पीकिंग हिंदू 60,000। कोच राजवंशी बोल के वहां एक कम्युनिटी है हमारा, जो क्षत्रिय है, उनका होगा लगभग 50,000। और ट्राइबल होगा आपको लगभग 30,000। और दूसरे कम्युनिटी भी है, बाकी मुस्लिम। तो ये जो आंकड़े आया, इससे स्वाभाविक रूप से बीजेपी खुश नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फाइनल एनआरसी है, और इससे जिन लोगों का नाम ड्रॉप हुआ, ये लोग 120 दिन के अंदर एपीलेट अथॉरिटी जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 31 अगस्त 2019 में ये फाइनल लिस्ट निकलने के बाद ही यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा, वो मेरे जो आर्टिकल शेयर करूंगा उसके मिल जाएगा, ये साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है, ये हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है। होम मिनिस्ट्री ने इसको सही बताया, लेकिन आसाम बीजेपी और आसाम सरकार ने कहा ये एनआरसी हम लोग नहीं मानते, क्योंकि यहां विदेशी का नाम एंटर। और ये लोग रीवेरिफिकेशन मांगे। अभी तो 100% रीवेरिफिकेशन के बारे में कह रहा है। जो सरकार सारा देश में एनआरसी चाहते हैं, वो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग में जो एनआरसी हो उसको नहीं मानते। और कहा 120 दिन चला गया। मैं बीच में पार्लियामेंट में भी उठा, मेरे दूसरे साथी भी उठाए। मैं आरजीआई जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो सपोज टू बी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल्सो, उनके पास गया। लेकिन अभी तक वो फाइनल लिस्ट, वो लोग अभी तो बोलना शुरू किया सप्लीमेंट्री लिस्ट, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ। 120 दिन चला गया, तो वो इशू अभी तक वो जिंदा है। तो इस सरकार जो बोल रहा है एनआरसी सारा देश में, और एक मुद्दा देखो आप लोग, सारा देश का परसेप्शन जो है, नॉर्मल परसेप्शन इसलिए मुसलमान एनआरसी का खिलाफ है। जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ, काल एक और बार दूसरे लेकर, लेकिन आसाम में मुसलमान एनआरसी का खिलाफ नहीं है। आसाम में इवन बंगाली हिंदू, दे आर नॉट ऑल्सो अगेंस्ट एनआरसी। आसाम में इसलिए नहीं है क्योंकि 4 दशक ये इशू लेकर काफी वो लोग हैरानी हुआ, उनका काफी पैसा गया। और जो एनआरसी ये आसानी से नहीं बनी, कि 2015 से 2019 तक काफी दफा हियरिंग हुआ, और हियरिंग अपना जगह पर नहीं हुआ, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर में हियरिंग। क्योंकि वो जो फैमिली ट्री बनाया था, एक फैमिली, सपोज किसी का फैमिली का कोई रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उसको भी जाना पड़ा, कोई आसाम का ही दूसरा डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी जाना पड़ा, और वो फैमिली ट्री को मिलाना पड़ा। उसके बावजूद वो हुआ। लेकिन यह अभी सरकार ये एनआरसी को अभी स्वीकार नहीं कर रहा है। तो
ये है एक मुद्दा। दूसरे मुद्दा जो देश के कहीं नहीं है वो आसाम में, वो है डाउटफुल वोटर, डी वोटर कहते हैं हम लोग। आप लोग का शायद कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं होगा। एक एक्ट था 1983 में, वो हुआ था IMDT एक्ट, इलीगल माइग्रेशन डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल। अभी जो हमारे भारत सरकार के शिपिंग मिनिस्टर है, जो पहले हमारे मुख्यमंत्री रहे, सर्बानंद सोनोवाल जी, वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। उसका आर्गुमेंट था देश का कहीं नहीं है ये कानून, सिर्फ आसाम में क्यों होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्क्रैप कर दिया, ठीक है। लेकिन देश का कहीं नहीं है डी वोटर, वो सिर्फ आसाम में। और विक्टिम सिर्फ मुसलमान नहीं है, विक्टिम वहां डी वोटर का मुसलमान भी है, बंगाली हिंदू भी है, और कुछ गोरखा भी है जो नेपाली लोग। तो करीबन ये 4 लाख को इनिशियली इसका नाम निकाल दिया था जब देवगौड़ा जी का सरकार रहे उस टाइम इलेक्शन कमीशन में। और वो ये पेंसिल से, वो भी कोई अलग लिस्ट नहीं निकला। जो इलेक्टोरल रोल होते हैं, इलेक्टोरल रोल में किसी का नाम में रहमान है, आली है, या सरकार है, सरकार बंगाली हिंदू का लास्ट नेम होते हैं, या राय है जो बंगाली हिंदू का लास्ट नेम होते हैं, इसको नाम में पेंसिल से वो डी लिखते। डी लिखने के बाद क्या हुआ, पुलिस उनको, बॉर्डर पुलिस हमारे, उनके खिलाफ विदेशी का नोटिस देते हैं, और उनका नाम आसानी से नहीं तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जाते हैं, और ट्रिब्यूनल में जाके उनको साबित करना पड़ता है मैं सिटीजन हूं। जब तक हमारा सरकार था, हैरानी होने से भी ज्यादा लोगों को वहां एटलीस्ट इंसाफ मिलता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों, सब लोग को नहीं मिलते थे। तो अभी सब सरकार बदल हो गया, इनका मकसद ही है कैसे भी हो इनका नाम इलेक्टोरल रोल से हटा। अभी मुश्किल हो गया, तो वहां डिटेंशन कैंप बना हुआ था, और काफी लोग डिटेंशन कैंप में था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, डिटेंशन कैंप में जो लोग का 3 साल हो गया फॉरेनर का, उसको डिटेंशन कैंप से फ्री हो जाएगा, लेकिन उसका बायोमेट्रिक देना होगा, और उनका जितना औलाद रहेगा, जिसका उसका परिवार को जो बनेगा, सारे लोग फॉरेनर डिक्लेयर होंगे। अभी देखो आप, अगर कोई विदेशी होता है, कोई अगर फॉरेनर होते हैं, जब उनको देहांत होगा, उसका बॉडी फॉरेन भेजना चाहिए। लेकिन वो आसाम का डिटेंशन कैंप में जितने लोगों का मौत हुआ, अभी तो 3 साल का ज्यादा नहीं रहते, पहले रहते था, एक भी लोगों का बॉडी बांग्लादेश या कोई विदेश में नहीं भेजा। सारे लोग का क्रिमेशन जो भी हो, शमशान में हो या कब्रिस्तान में हो, सारे लोग का क्रिमेशन हिंदुस्तान की धरती पर हो। अगर वो एग्जैक्टली फॉरेनर होते तो फॉरेन में होते, लेकिन यही होता, ये एक डायमेंशन है। तो हमारे सरकार के सोच था, कांग्रेस सरकार जो यहाँ या वहां पे इतना डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों का सोच था, इंक्लूडिंग आंसू थोड़ा बायस होने से भी आंसू लोग भी मांगा था ये इशू का एक सोल्व हो, इसीलिए सारे लोग वहां NRC मांगा था। उसका उद्देश्य था कि इस इशू को, जो इशू के लिए आसाम इतना दिन से फाइट कर रहा है, वो इशू रिजॉल्व हो। वो अभी तक नहीं, ये डी वोटर वाला इशू भी मैं बोला। अभी आ गया CAA, जो नागरिकता संशोधनी कानून। देखो, जो उस कानून में जो नेशनल परसेप्शन हो, आप लोगों का सारे को पता है, वो मैं नहीं कहना चाहता, जिसमें कहा गया मुसलमान का लो सबको नागरिकता मिलेगा। लेकिन आसाम का परसेप्शन ये है कि हमें 1971 बेस ईयर, हमें ये नहीं बनना। वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है, और आसाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग से बेंच बनाया। लेकिन आसाम का ये 2-3 हमारा हिल डिस्ट्रिक्ट है, कार्बी आंगलों, वेस्ट कार्बी आंगलों और डिमा हसाओ। ये 3 हिल डिस्ट्रिक्ट में ये कानून लागू नहीं है। और हमारा BTC बोल के एक बोडो एरिया, ट्राइबल एरिया है, यहाँ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हम लोग बोलते हैं, 6 शेड्यूल एरिया, उसमें भी ये कानून लागू नहीं है। अगर ये कानून इतना अच्छे है, आसाम का लोगों का कहना है,
ये कानून अगर इतना अच्छा है, सारा असम में लागू होना चाहिए था, वो नहीं। मतलब ये कानून अच्छा नहीं है, ये कानून सही नहीं है, इसीलिए बीटीसी पार्ट में ये इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ। ये कानून अरुणाचल, मणिपुर, आपको मेघालय, मोस्ट ऑफ द मेघालय एक्सेप्ट शिलोंग टाउन, इसमें लागू नहीं हुआ। वो देखो, हमें जो कहना है, मेरा जो परसेप्शन, मेरा पार्टी का जो, देखो हम लोग कभी नहीं चाहते ये हमारे कोई भी हिंदू भाई और बहन कहीं भी अत्याचारित हो, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि सारे को हम लोग दर्जा खुल के रखेंगे। हम लोग क्लेम करता हूं विश्व का, दुनिया के हम लोग सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, और जो बांग्लादेश को हम लोग दो हाथ से राहत दे रहा, जो बांग्लादेश को हम लोग दो हाथ से राहत दे, सारे हेल्प कर रहा हूं। अगर उस बांग्लादेश में हिंदुओं का ऊपर टॉर्चर होगा और हम लोग उनको फ्लाइट भेज के लेके आएंगे 2014 को, हम लोग को सरकार को कभी नहीं कहेंगे। आप लोग सारे एकेडमिशियन हैं, आप लोग चेक कर लीजिए, आज तक टिल डेट, मैं 2014 तक नहीं बोल रहा हूं, भारत सरकार कभी बांग्लादेश के साथ कोई ऑब्जेक्शन रेज किया? बांग्लादेश सरकार को कभी कहा आपने क्यों मंदिर तोड़ा? बांग्लादेश सरकार को कभी कहा आपने हिंदू और बुद्धिस्ट को वहां क्यों अत्याचार किया? जब आपने नहीं कहा, अगर सारे जगह से, अभी आप बोल रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, हमारे बहुत भाई, हिंदू भाई और बहन, कोई ब्रिटेन में है, कोई अमेरिका में है, फीजी में तो है ही, और काफी दुनिया के दूसरे हिस्से में भी है। अगर वहां भी कल अत्याचार शुरू होगा, हम लोग क्या सारे को यहाँ लेके आएंगे? हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो अपना घर में नहीं रखते हैं, हम लोग चाहते हैं जो जहां पे हो वो सेफ हो, सिक्योर हो, शांति से रहे, यही चाहते हैं। लेकिन हम लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिंदू और नॉन मुस्लिम के बारे में हम लोग बोल रहे हो, हाँ हमारा दर्जा खुला है, तुम सारे लोग यहाँ आ जाओ, हिंदुस्तान आ जाओ। और वहां के जो रेडिकलिस्ट है, मुस्लिम रेडिकलिस्ट, जो फंडामेंटलिस्ट है, उन लोग को हम लोग क्या बोल रहे हो? हाँ, तुमको जितना चाहो तुम लोग हमारे हिंदू भाई बहन के ऊपर अत्याचार करो। CAA के मतलब तो यही होते हैं। या अफगानिस्तान अभी का थोड़ा अलग, तालिबान रूल, लेकिन जब तक वहां तालिबान रूल नहीं था, हमने वहां भी उतना रिलीफ दिया। पाकिस्तान के बाद थोड़ा सा अलग है। मेरा पर्सनल कहना है, अगर कोई पाकिस्तान से आएगा उसके लिए हम लोग थोड़ा रिलीफ देना होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री, दुश्मन देश है। लेकिन अफगानिस्तान, प्री तालिबान, या बांग्लादेश जो हमारा फ्रेंड कंट्री है, उसके लिए क्या कानून है? इसलिए हम लोग इसको अपोज करता हूं, सिर्फ मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, देश का पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, जो हिंदुस्तान का लोग है, हिंदुस्तान का लोग, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो, ये मैं मानता हूं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा 1% या 2% के अलावा, कि मुगल कितना आया था, हमारा अफगान कितना आया था, थोड़ी ही आया था। बाकी तो यहाँ के हमारे पूर्वज, सारे पूर्वज आइदर बुद्धिस्ट था, नहीं तो हिंदू था। तो यहाँ दुनिया के कहीं भी आकर हिंदुओं का ऊपर अत्याचार होगा, एज हिंदुस्तानी, एज इंडिया, हम लोग उसको प्रोटेस्ट करना होगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है हमारा बॉर्डर खुला रहेगा, जिसको जहां अत्याचार होगा सारे लोग यहाँ आ जाएगा, हम अपना घर का दर्जा खुला रखेंगे। पड़ोसी को हम जरूर टेम्पोररी शेल्टर देता हूं, लेकिन अपना घर तो हमेशा, अपना प्रॉपर्टी तो हमेशा नहीं देंगे। नागरिकता प्रॉपर्टी, नागरिकता शेल्टर नहीं। टेम्पोररी शेल्टर अलग बात है और नागरिकता अलग बात है। प्रॉपर्टी हम लोग कभी नहीं शेयर करते हैं, इसीलिए कांग्रेस भी अपोज कर, पर्सनली इंडिविजुअली हम लोग भी इस कानून को अपोज करता, आज भी अपोज करता हूं, कल भी करेंगे, जितना दिन जिंदा रहेगी इस कानून को अपोज करते रहेंगे। बस अभी कोई सवाल हो तो देखिए। पहला तो ये है, जो आपने सही कहा, वह विवाह विमर्शन एक बड़ा मुद्दा है। तो जहां तक मुसलमान का इश्यू आते हैं, हम लोग इन्फ्लक्स के बात करते हैं, NRC के बात करते हैं,
तो इरोशन एक इकोनॉमिक इशू है, जो कटौती, रिवर इरोशन। लेकिन ये इकोनॉमिक इशू होने से बावजूद भी इसका वर्स्ट अफेक्टेड पीपल आर मुस्लिम, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम। क्योंकि देखो, फ्लड इतना बड़ा इशू नहीं, फ्लड के साथ हम लोग को एडजस्ट कर सकते हैं। बाढ़ आते हैं, बाढ़ नहीं आने से भी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर बाढ़ नहीं आएगा खेती अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो कटौती होते हैं, कटौती होने के बाद हर साल काफी लोग होमलेस और शेल्टरलेस होते हैं। और जब शेल्टरलेस होते हैं, शेल्टरलेस होने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग काम के लिए अर्बन एरिया में जाते हैं। कोई गुवाहाटी में जाते हैं, कोई तिनसुकिया में जाते हैं। सारे टाउन का नाम कहने से आप लोग को पता नहीं होगा। जब अर्बन एरिया में जाते हैं, अर्बन एरिया ज्यादा से ज्यादा असमीज स्पीकिंग हिंदू डोमिनेटेड है। वहां जाने से इन लोगों का कल्चर, इन लोगों का भाषा, इन लोगों का जो ड्रेस, इससे नहीं मिलता। ये लोग का डाउट होता है बांग्लादेश में। तो एक सामाजिक इम्बैलेंस भी होते हैं, एक सोशल इम्बैलेंस, ये एक बात है। दूसरा जो आपने पूछा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको नहीं उठाए, ये सही नहीं। लिटिगेशन का अदालत, देखो ये एक दो केस करके सुप्रीम कोर्ट में कितना केस पेंडिंग है आप लोगों को पता। तो ये जो इशू आया था, कभी कभी लिटिगेशन से भी प्रॉब्लम होता है। ये मैं डी वोटर के बारे में कहा, आपने भी पूछा। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक हाफिज रशीद अहमद चौधरी, उन्होंने एक केस किया था, और उन केस के जजमेंट में हाई कोर्ट ने कहा जो डाउटफुल सिटीजन है उनका नाम इलेक्टोरल रोल से निकाल और उसको एग्जामिन करो। अगर हाफिज रशीद चौधरी वो केस नहीं करते, मुझे लगता है कि डी वोटर क्रिएट ना हो। एक इशू ये, तो वो के जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लड़े, वो बड़ा मशहूर एडवोकेट है अफान को, क्यों नहीं लड़े उनको पता चलेगा, मुझे नहीं पता। एक दो दफा एमएलए रहे। पहला दफा रहे 2006 से 2011, 2006 to 2011। उस टाइम असम में कांग्रेस का सरकार रहे। दूसरे दफा रहे में 2016 to 19, 3 साल के लिए, उसके बाद एमपी बन गए। तो जब पहले दफा में एमएलए रहे, वहां असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया था, ये डी वोटर का इशू रिजॉल्व होना चाहिए, एक कंसेंसस रिजोल्यूशन होना चाहिए, ये ऑन्स फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। उस टाइम का हमारे मुख्यमंत्री ने कहा अगर ऑल पार्टी एग्री करेगा मैं भी ये रिजोल्यूशन भेज दूं। लेकिन वहां के जो यूडीएफ के छोड़ के जितना विपक्ष दल था, बीजेपी, एजेपी और छोटे छोटे पार्टी था, इन लोगों ने उस रिजोल्यूशन को अपोज किया, वो अडॉप्ट हुए। उसके बाद भी देखो, ये जो डीव होता है, ये कोई सरकार ने नहीं किया था। देवेगौड़ा जी का सरकार जरूर था, लेकिन इट वाज क्रिएटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इवन हमारा जब एसवाई कुरैशी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे, उस टाइम भी काफी लोगों का नाम निकला था वोटर, क्योंकि एक प्रोसेस आई। तो वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। कुछ लोग ट्रिब्यूनल में फॉरेनर डिक्लेयर होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट जाने के बाद कुछ लोगों का रिलीफ मिलते हैं, कुछ लोगों का रिलीफ नहीं मिलता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोगों का रिलीफ नहीं मिलता। वो इशू चल रहा था। हाँ, एक दफा यूडीएफ पार्टी एक केस लड़े, लेकिन बाद में वो लोग वो केस हाई कोर्ट से उठो किया। इसलिए उठो क्या मुझे नहीं पता, ओनली दे कैन रिप्लाई। उसके बाद वो इशू अभी भी है, अभी फारूक खान बोल के एक है, लेकिन जहां तो वो इशू मुझे नहीं लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट में रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट के आधार पर हो, और ऐसे केस के नाम में केस करने से कोई फायदा नहीं है अगर मजबूती से नहीं लड़ते। तीसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, डिटेंशन। हाँ, डिटेंशन सेंटर देखो, अभी तो 3 साल के बाद रिहाई करते हैं, पहले नहीं करते, तो अब रिहेबिलिटेशन का भी बात नहीं है। देखो, हमारा सरकार सब नागरिक के लिए करते, जो नागरिक नहीं है उनको एनरेगा का जॉब कार्ड भी नहीं मिलेगा। ह्यूमन राइट्स के अलावा
और कुछ उनको नहीं मिलने वाला है। उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले जो इंदिरा आवास योजना था, अभी वो प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी नहीं मिलेगा। मैं तो पर्सनली एज पॉलिटिकली मेरे लिए कहना मुश्किल है। मेरा विचार में जो लोग ये केस किया था डिटेल, हर्ष मंदार और हमारा आसाम के भी कुछ एडवोकेट, तो हर्ष मंदार को मैं नहीं कहा, लेकिन आसाम का जो एडवोकेट उन लोगों को मैं कहा तुम लोग ये काम ठीक नहीं किया। क्योंकि जो फॉरेनर है, अगर वो फॉरेनर है उनको जाने दो विदेश, फॉरेनर से हमें कोई लेना देना नहीं। और अगर वही और सरकार भी या जितने रेसिस्ट फोर्स है, देखो जो डिटेंशन कैंप में रहेगा उसका सरकार को जिम्मेवारी रहेगा, उसको कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा, क्या उसको मेडिकल फैसिलिटी क्या देगा। जब भी वो डिटेंशन कैंप या जेल से बाहर आया तब सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरा विचार में तो गलत है, ये सही नहीं है। फॉरेनर को फॉरेन में जाना, और ऐसे भी हमारा देश का धरती पर अगर कोई फॉरेनर रहेगा ये देश के सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। 2002 से 2007 सारा देश में डिलिमिटेशन है, लेकिन आसाम, अरुणाचल, मणिपुर और झारखंड एंड जम्मू कश्मीर ये प्रदेश में डिलिमिटेशन नहीं हुआ। डिलिमिटेशन नॉर्मली डिलिमिटेशन कमीशन करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज इसके चेयरमैन होते हैं। हमारे 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनसे एक इसका मेंबर होते हैं, और स्टेट का जो स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी मेंबर है, 3 मेंबर का कमीशन। और उसमें असेंबली का जो राज्य का है इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी 5 मेंबर रहते हैं, और एमपीज का 5 मेंबर होते हैं। जैसे छोटे राज्य के बाद अलग है, अरुणाचल 2 मेंबर है, 2 ही रहते हैं, सिक्किम का 1 है, 1 ही होते हैं। लेकिन जिसका 5 से ज्यादा है उनसे 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका एसोसिएट मेंबर कहते हैं। तो 2002 में असम में भी वो डिलिमिटेशन कमीशन बने थे, लेकिन वो डिलिमिटेशन प्रोसेस असम में काफी टाइम लगा, 5 तक कंप्लीट नहीं हुआ। 6 में जब मैं एमएलए बने, जो पहला वाला एमएलए मेंबर था, कुछ लोग हार गए, कुछ लोग मंत्री बन गया, तो एमएलए रिशफल। तो मैं भी वो कमीशन का मेंबर था फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। लेकिन 2007 में असम में अचानक आंदोलन शुरू हुआ, अगेन मूवमेंट, ये डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या हमारे इलेक्टोरल रोल में काफी फॉरेनर का नाम है, विदेशी का नाम है। जब तक एनआरसी नहीं होगा तब तक ये डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। हमारा सरकार में एलआई पार्टी था बीपीएफ, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, उन लोगों ने भी हंगामा शुरू किया। एक ड्राफ्ट निकला था 2007 में, और ड्राफ्ट के लेकर काफी लोगों का अंदर डिससेटिस्फेक्शन था, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, ट्राइबल, समाज के हर तबका के लोगों के अंदर कुछ ऑब्जेक्शन था उसके बाद। लेकिन मेरा विचार में वो ड्राफ्ट मोर और लेस अच्छे थे। लेकिन जब ऑल पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में रेजोल्यूशन लाया गया कि असम का हालत ठीक नहीं है, हमारा एनआरसी नहीं हुआ, इसीलिए ये डिलिमिटेशन अभी नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली डिलिमिटेशन बंद हो गया, हमारा कमीशन भी डिफंक्ट हो गया, वो कमीशन डिजॉल्व। बाद में दोबारा जब जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ, उस टाइम दोबारा डिलिमिटेशन जस्टिस रंजना देसाई के लीडरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं एमपी बन गया। एज एमपी में उस कमीशन का भी एसोसिएट मेंबर है, वो भी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हो गया, लेकिन आसाम का नहीं हुआ, ताकि हमारा हालत ठीक नहीं है, हमारा एनआरसी नहीं हुआ। लेकिन अचानक 2022 में डिलिमिटेशन प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ। उस टाइम का सरकार ने एक आरपी एक्ट में अमेंडमेंट लाया। डिलिमिटेशन नॉर्मली डिलिमिटेशन कमीशन करते हैं, लेकिन आरपी एक्ट में एक प्रोविजन लाया गया, ये आसाम, अरुणाचल, मणिपुर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इनका डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकते हैं। ये गलत है।
मेरा सरकार ने किया इसका मतलब नहीं है ये सही है, ये गलत है। ये प्रोविजन लाना गलत था, लेकिन उस टाइम तो हमें भी नहीं पता था क्योंकि मैं एमएलए रहा, मैं तो मंत्री नहीं था। अभी जो चेक किया बोला आना वो आसाम के लिए वो जरूरी था, ताकि कमीशन नहीं हो सकता है, जो भी है वो गलत था। तो इसका लेकर हमारे एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल आसाम के मशहूर स्कॉलर डॉक्टर हिरेन गोहाई, वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में भी पढ़ाया था, और इसका उम्र हुआ लगभग 88 ईयर्स। वो और हमारे एक इंडिपेंडेंट राज्यसभा मेंबर हमारे सपोर्ट से जीते, अजीत कुमार भैया, ये दो लोग सुप्रीम कोर्ट में एक केस किए ये डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, ताकि ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं कर रहा है, और ये जो आरपीआई का इस प्रोविजन को भी चैलेंज। वो लास्ट 24 जुलाई उस केस का हियरिंग हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब प्रोसेस शुरू हो गया हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी हम लोग चेक करें। जब ये आपको दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ने, दिसंबर 2020 इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया, और जब इलेक्शन कमीशन कोई ऑर्डिनेंस देते हैं, आप लोग को पता है जब चुनाव डिक्लेयर करता है कोई भी राज्य में, कहते हैं आज से कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो गया। और इलेक्शन कमीशन ने, हमारा इंस्टीट्यूशन इतना खत्म होते रहते हैं कि कैसे गिर रहा है हमारा जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। जिस दिन वो डिलिमिटेशन का नोटिफिकेशन निकला उस दिन ही इलेक्शन कमीशन ने कहा 31 दिसंबर, वो निकला था मुझे लग रहा है 22 या 23 दिसंबर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 22 या 23 दिसंबर, लेकिन ईसीआई ने कहा 31 दिसंबर 2022 तक जिला का कुछ इधर उधर कट सकता है, उसके बाद नहीं कट सकेगा। सरकार स्मार्ट है, हमारा चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री ये पोलराइजेशन का मास्टर है, ये योगी आदित्यनाथ से भी बड़ा है। मैं रेफरेंस में कहता हूं, देखो कोई लोग मानेगा कोई लोग नहीं मानेगा, मैं मानता हूं, मेरा मानना है योगी आदित्यनाथ कम्युनल, योगी आदित्यनाथ नफरत की राजनीति करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्वा शर्मा, इन दोनों का फर्क यह है, हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में था, हिमंत बिस्वा शर्मा उम्र में मेरे से सिर्फ 1 साल के बड़ा है, और मैं उनको लगभग 1988 से मैं जानता हूं, एक ही पार्टी में था और एक साथ हम लोग काम भी किया। योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्वा शर्मा के फर्क ये है, योगी आदित्यनाथ जो नफरत के राजनीति करते हैं या जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, ये दिल से करते हैं, बाय हार्ट, और कभी बदल भी हो सकते हैं। और हिमंत बिस्वा शर्मा जो करते हैं वो दिमाग से करते हैं, लिप्स और दिमाग, ये बदल होने का चांस कम है। हाँ, बदल होगा अगर वो कभी बीजेपी छोड़ देगा, अगर वो सोचेगा ना बीजेपी से मेरा काम नहीं होगा, तो बदल हो सकता। और वो ऐसा बंदा है, आसाम में 2008 में, ये प्रोफेसर साहब, आसाम के एक प्रोफेसर हमारे साथ बैठे हैं, वही डिस्ट्रिक्ट में वो उनका कॉलेज रहा, अभी रिटायर हुआ। तो 2008 हमारा सरकार था और मैं भी एमएलए रहे, हमारा दौरोंग डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल राइट हुआ। वो रायट हुआ था कुछ मुसलमान इलाका में, एक वो ईद का टाइम में हमारा वहाँ जो क्रिश्चियन का जो वो फ्लैग वो लगाते हैं ईदगाह में, वो लगाया था, उसके लेकर कुछ लोग बोल गए ये पाकिस्तान के फ्लैग। तो होते हैं हिंदुस्तान में, होते हैं ईद के टाइम में हमेशा होता है, या कोई मजार में अगर कोई ग्रीन कलर का फ्लैग उड़ाता है वो भी पाकिस्तान के फ्लैग बोलते हैं। तो वो जब शुरू किया हमारे लिए वो डिफेंड करना मुश्किल था, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा ऐसा मीडिया में जा गया, ये पाकिस्तान के पता का ये नहीं है, ये उल्टा है, ये अच्छी तरह से वो डिफेंड किया था। तो वो काल अगर वाईसी के पार्टी या यूडीएफ में जाएगा उसको भी वो डिफेंड करेगा, उसके बोलने का तरीका अच्छा है। और ये सेम बंदा वो क्या 2014 के चुनाव में कहा था कि गुजरात के पाइप से, जो पानी का पाइप, इससे मुसलमान के खून बहते हैं। वही सेम बंदा 2014 के चुनाव में कहते था कि प्रधानमंत्री, तब तो मोदी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं था, मोदी को रिक्शा वाला ठेला वाला भी स्लैप करे। सेम बंदा अभी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनकर बता लगा। तो हिमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ के बीच में ये फर्क है। तो मैं अगेन कमिंग बैक टू डिलिमिटेशन,
31 अगस्त 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2020 अचानक एक सर्कुलर आ गया। हमारा 4 डिस्ट्रिक्ट विश्वनाथ, बजाली, हुजाई और एक डिस्ट्रिक्ट तमुल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट का वो स्क्रैप कर दिया। ये नया डिस्ट्रिक्ट था, स्क्रैप कर दिया, उसको डिस्ट्रिक्ट छोड़ के और सब डिवीजन बना दिया, और ये जो डिस्ट्रिक्ट से कटे हुए था वो डिस्ट्रिक्ट में मार्च कर दिया। ठीक है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री बदल दिया। मेरा गांव, मेरा जो नेटिव विलेज, वो बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, उसको काट के बगैगांव डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया। और ऐसा कुछ गांव को, उसका दिमाग में दूसरे कुछ था, ये सारे गांव को वो मैप चेंज किया। और हमारा जो बीटीसी, में पहले भी बोला, जो बीटीसी वो सिक्स शेड्यूल एरिया है, और सिक्स शेड्यूल एरिया की बाउंड्री विदाउट परमिशन चेंज नहीं कर सकते, वो भी चेंज कर दी। तो हम लोग ये सारे लेकर 4 जनवरी 2023 ईसीआई को कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक मेमोरेंडम दिया, हम भी थे, और ईसीआई ने हमें कहा कि आप लोग को हम लोग रिटर्न रिप्लाई देंगे। तज्जुब की बात है, डिलीबरेशन कमीशन का ईसीआई का टीम वहां ड्राफ्ट पब्लिश करने में तो वहां जाके भी आए, लेकिन अभी तो कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं आया। देखो जी, जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, आप अगर कुछ हमको बोलेगा ये कर देंगे, अगर नहीं किया, सारे कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते, सारे कुछ वीडियो भी नहीं होते हैं, वो रिप्लाई अभी तक नहीं मिली। इसलिए बीच में जब गया था, ये हियरिंग के पहले ईसीआई का टीम गया था, कांग्रेस पार्टी उस ईसीआई को नहीं मिली, तो ड्राफ्ट निकला। और ये ड्राफ्ट अगर जिन्ना साहब जिंदा होते, मोहम्मद अली जी, ये ड्राफ्ट देखकर बहुत खुश होते होने वाला था। देखो ये ड्राफ्ट में, हाँ, मुस्लिम सीट, असेंबली सीट थोड़ा टूटेगा, ये मैं मान रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, लेकिन जिन्ना साहब देखने से इसलिए खुशी होने वाला था क्योंकि एक एक में कैसे दिखाओ। सपोज पहला ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी था असेंबली, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी था, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी कुछ कुछ मुसलमान एरिया है, सपोज यहाँ एक मुसलमान है, ऐसे 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 लगे, कैसे नहीं, हिंदू एरिया को ऐसे बना। आहोम बोल के हमारे एक कम्युनिटी है, जो हमारे गौरव गोगोई जी या तरुण गोगोई जी बिलोंग करते हैं, ट्रेडिशनली कांग्रेस का। अभी देखो हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो अभी थोड़ा वीक हुआ है, क्योंकि पोलराइजेशन हुआ सारा देश में, उसका इन्फ्लुएंस असम में भी हुआ, लेकिन अभी तक आहोम कम्युनिटी कांग्रेस का वोट बैंक, वोट बैंक बोलो या वोट बेस बोलो, वोट बैंक शब्द में बहुत ऑब्जेक्शन होते हैं, लेकिन वोट बेस है हमारा। तो उस कम्युनिटी को भी ऐसा करके यह एक ड्राफ्ट निकला, जो ड्राफ्ट के लेकर असम के बीजेपी छोड़ के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के ऑब्जेक्शन को, सोशल रिजेंटमेंट हो गया, क्योंकि जो पोलराइजेशन का मुद्दा तो फुलफिल हुआ, लेकिन जो जियोग्राफिकल इंटीग्रिटी होना चाहिए। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का 3 असेंबली सेगमेंट धुबरी में मार्च किया, गुवाहाटी से 2 लेके आया, मंगलदोई से 1 लेके आया, ऐसे ऐसे करके बनाया। तो ये ड्राफ्ट निकले था 20 जून को, और 1 महीना के बाद ही वो 11 जुलाई तक इसका ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट, और 19, 20 और 21 ईसीआई वहां टूर करके आया। 3 दिन इतना ऑब्जेक्शन हुआ, और सिर्फ 3 दिन में कितना लोगों को बात सुनेगी, सुन के आया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरिम स्टे ऑर्डर नहीं दिया, मुझे लग रहा है वो लोग फाइनल लिस्ट निकाल भी सकते, लेकिन ये आसाम का जो सामाजिक, हमारा जो सोशल हार्मोनी है, इसको खत्म करेगा। और सारा देश में आप लोग को पता है 2026 के बाद जो हमारा सेंसस होगा, 21 के सेंसस अभी भी नहीं हुआ, वो बात अलग है, किस लिए सरकार सेंसस नहीं कर रहा है, लोक गणना नहीं कर रहा है। देखो, जो सरकार एनआरसी के बात करते हैं, जो सरकार एनपीआर के बात करते हैं, जो सरकार ये जो रेगुलर जो
और 10 साल के अंदर जो सेंसस होते हैं वही कर नहीं पाया, यह सरकार कैसे एनपीआर करेगा, कैसे कर पाएगा? तो ये सारे मुद्दा है। तो ये क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये असम का जो सोशल हार्मोनी इट विल बी डिस्ट्रॉयड, और इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहा है। और असम के काफी बीजेपी के और जितना प्रोसेस है सारे लोग अपोज कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहा है कोई अपोज नहीं करता है। और ये ड्राफ्ट नाम में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के है, काम में इवन बीजेपी का भी नहीं है। आप लोग तज्जुब बनेगा, मैं ये नहीं कहेंगे बीजेपी का है। बीजेपी में जितना हिमंत बिश्व शर्मा का जो खिलाफ है उन लोगों का भी कॉन्स्टिट्यूएंसी काट दे। एक जमाना में वहां आसाम बीजेपी का प्रेसिडेंट रहे रंजीत दत्त, वो मंत्री भी रहे, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी को शेड्यूल कास्ट बना दे। हाँ, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी को शेड्यूल कास्ट बनना होगा, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल कास्ट बना दे। जितना ओपोनेंट है बीजेपी में उनका सारे का कॉन्स्टिट्यूएंसी काट। एजीपी और आसू का क्या स्टैंड है? एजीपी का देखो कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है। अभी एजीपी सरकार का हिस्सा है, और बीजेपी स्पेशली हिमंत बिश्व शर्मा जो कहते हैं, अगर उठना कहते हैं उठते हैं, बैठना कहते हैं बैठते हैं। और एजीपी के जो फाउंडर प्रफुल्ल कुमार महंतो, आप लोग को सारे पता नहीं होगा, लास्ट चुनाव में जो हमारा असेंबली का चुनाव हुआ 2021 का, उस चुनाव में प्रफुल्ल महंत को एजीपी ने टिकट नहीं दिया। तो एजीपी अभी नाम में ही एजीपी है, उसका हाईकमांड अभी मुख्यमंत्री जी है। और आंसू थोड़ा इधर भी है उधर भी है, लेकिन डिलिमिटेशन को सपोर्ट कर रहा। हाँ, और एक चीज देखो, मैं ये भूल गया, डिलिमिटेशन का अगर आप नॉर्म्स पढ़ेगा उसमें कहा गया डिलिमिटेशन होना चाहिए पॉपुलेशन के आधार पर, और डिलिमिटेशन भी ये भी कहा गया जो लास्ट सेंसस उसके आधार पर ये डिलिमिटेशन होना चाहिए। तो लास्ट सेंसस हुआ 2011 में, 2011। जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन वो 2011 के सेंसस पर ही, लेकिन आसाम में 2001 का सेंसस पर हो रहा है। एक नंबर बात। और कहा कि पॉपुलेशन को पूरा डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये जो इलेक्शन कमीशन ईसीआई, ये लोग बोला पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर होगा। ए बी सी और 3 कैटेगरी किया जो संविधान के खिलाफ है, जो डिलिमिटेशन कानून रूल के खिलाफ है। ए बी सी करके ए कैटेगरी में इतना, बी कैटेगरी में इतना, सी कैटेगरी में इतना, जो जहां मुस्लिम थिकली पॉपुलेटेड है, ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 4 लाख इलेक्टोरेट है, और ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना जहां 1.5 लाख भी नहीं है। ये सारे खेल अभी जो नया धुबरी होगा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी है असेंबली का, और इसका इलेक्टोरेट में पॉपुलेशन नहीं कह सकेंगे, इलेक्टोरेट होगा लगभग 28 लाख। और हमारा जो ये होगा डिफू बोल के लोकसभा, इसमें हार्डली आपको 5 लाख 6 लाख होगा इसको इलेक्टोरेट। तो ये सारे ये लोग कर रहा है जो बेबुनियाद। और एक चीज देखो, हमारा संविधान में, मैं आप सवाल करने से अच्छा हुआ, हमारा संविधान में रिजर्वेशन के बाद कहा आपको शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। ये ईसीआई ने क्या किया, आप लोग अगर इफ यू गो थ्रू द प्रेस रिलीज ऑफ ईसीआई, आपको पता चलेगा ईसीआई ने कहा हमने इंडिजिनियस लोगों का जो कंसर्न है उसको हम लोग पूरा किया। तो हमारे संविधान में कहीं इंडिजिनियस जो मूल निवासी, जिसका कोई डेफिनेशन अभी तक तय नहीं किया। हमारा सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा, अभी देखो मेरा विचार के आप लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं, मूल निवासी मेरा विचार में तो ट्राइबल के छोड़ के कोई मूल निवासी नहीं है। इवन जो लोग हम लोग आर्यन कहते हैं, आर्यन तो बाहर से आया था। तो ऐसे भी कोई स्टेट में भी कुछ लोग इधर से आया, कुछ लोग उधर से आया। तो ये लोग अभी का मूल निवासी का प्रोटेक्शन ईसीआई भी कह रहा है जो हमारे संविधान के खिलाफ है। और आसाम में ये भी मुद्दा है हमारा, मैं पहले जो जिक्र किया था जो आसाम एकॉर्ड का, आसाम समझौता का, आसाम समझौता के 6 नंबर दफा क्लोज नंबर 6, उसमें कहा गया असमीज स्पीकिंग आसामीज असमिया लोगों का जो जितना अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करना होगा, उसको लिंग्विस्टिक, उसको कल्चरल, उसका सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना होगा। हम लोग उनके खिलाफ नहीं है। वहां पे इंडिजिनियस भी कहा
तो उसके लेकर आसाम में बहुत तक डिबेट चल रहा है। ऐसे में मैं जब एमएलए था तब भी डिबेट चला, मेरे पहले भी चला, अभी भी चल रहा है। वहां 2 दफा कमेटी बने, वो कमेटी तय नहीं कर पाया। वहां असम साहित्य सभा बोल के हमारे एक बड़ा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों भी कर नहीं पाए। उसके बाद भारत सरकार ने, ये बीजेपी सरकार ने, ये मदन प्रसाद बेजबरुआ, वो भारत सरकार के सेक्रेटरी रहे, उनके लीडरशिप में एक कमेटी बनाया था ये इंडिजिनियस कौन है तय करने के लिए। लेकिन एमपी बेजबरुआ ने वो कमेटी का हेडशिप स्वीकार नहीं किया और 3-4 मेंबर था, वो लोग रिजाइन किया, हम लोग ये कमेटी में नहीं रहेंगे। उसके बाद दोबारा एक कमेटी बना, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विप्लव शर्मा की लीडरशिप। वो कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट वो होम मिनिस्ट्री ने बनाया, लेकिन होम मिनिस्टर वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट तक नहीं किया। बाद में वो लोग वो रिपोर्ट, तब का जो मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल, उनके पास वो रिपोर्ट सबमिट किया। वो कमेटी में असम का तब का एडवोकेट जनरल भी रहे, वो रिपोर्ट भी फाइनल नहीं हुआ। लेकिन अभी इसे कह रहा है हम लोग इंडिजिनियस लोगों का राइट प्रोटेक्ट करेंगे। ये बेबुनियाद है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं तो बोला था आसाम गण परिषद अभी बीजेपी का कठपुतली है, मुख्यमंत्री का कठपुतली है। सिर्फ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है। देखो आप एनपीपी मेघालय, जो कन्राड संगमा के पार्टी, पीएस संगमा के बेटा, जरूर वो लोग एनडीए में है, जरूर बीजेपी के साथ में है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे में वो कठपुतली नहीं है। वो CAA को भी अपोज किया, यूसीसी को भी पहले से बोल दिया हम लोग इसको नहीं मानेंगे। इसलिए अलायंस पार्टनर इज अलग बात। शिरोमणि अकाली दल, मैं पार्लियामेंट में देखा जब CAA आया था, शिरोमणि अकाली दल ने बोला ये कानून को हम लोग तभी सपोर्ट करेंगे जैसे आप प्रोसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम को, जैसे अगर मुसलमान को भी देगा तो क्योंकि आहमदिया मुस्लिम, बहुत सारे लोग को आपको पता होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आहमदिया के भी बहुत अत्याचार करते हैं, तो प्रोसिक्यूटेड आहमदिया मुस्लिम कहा जाएगा। उन लोग का अगर कल पाकिस्तान भगाएगा, वहां के फंडामेंटल भगाएगा, वो लोग कहा जाएगा। अगर हम लोग मानवता के, इंसानियत के बारे में कहेंगे, सारे प्रोसिक्यूट को नागरिकता देने चाहेंगे, तब तो आहमदिया को भी देना चाहिए। I get the point that you made, that this is a very state-specific, it's a very state-specific position, and one must respect that position. But thank you for your thoughts on this, and I must say I'm quite impressed by the fact that you have such data. Given the times in which we live in, one is not very hopeful vis-a-vis the educational credentials of politicians. But you definitely are a minority in that sense. Thank you.